नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या की है। आपको बता दें कि 5 साल के मासूम और 2 जुड़वा बच्चों के साथ पत्नी की हत्या करने वाले के बाद पति ने पत्नी के भाई को फोन किया। फोन करके कहा कि मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। आपको बता दें कि इस वक्त गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से, जहां एक पति ने अपने 3 बच्चों को पहले मौत के घाट उतारा, अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद फोन कर ये कहा है पत्नी के भाई को कि वह भी आत्महत्या करने जा रहा है। तो सनसनीखेज खबर मिल रही है गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा। एक बच्चा 5 साल की उम्र बताई जा रही है जिसकी, और 2 बच्चे जुड़वा हैं। इसके बाद अपनी पत्नी के भाई को फोन कर उसने कहा कि वह भी आत्महत्या करने जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली से सटा गाजियाबाद और गाजियाबाद के आपको बता दें कि इंदिरापुरम इलाके से खबर, जहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या की, 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी मौत को गले लगाने की बात कही है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या की है और उसके बाद खुद भी मौत को गले लगाने की बात कही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी से 1 और दिल्ली की 4 सीटें शामिल हैं। बात यूपी की करें तो मऊ की घोसी सीट से एक बार फिर से हरि नारायण राजभर को टिकट मिला है। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सीट एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी देगी, लेकिन राजभर ने अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद फिर से हरि नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली की बात कर दें तो यहां चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको ये बता दें कि मऊ से बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें यूपी की यदि हम सबसे पहले बात कर लें तो मऊ की घोसी सीट से एक बार फिर से हरि नारायण राजभर को टिकट मिला है। और पहले ये सीट जो थी, ये टिकट जो था वह एसबीपीएस के उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर को दिया जाना था। और अब ये खबर ये कि राजभर चूंकि अलग हो चुके हैं, अलग लड़ने का फैसला किया है चुनाव, उसके बाद ये वापस ये सीट जो है वह हरि नारायण के पल्ले में चली गई है। तो दिल्ली की बात कर ले तो यहां से चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजना इस पूरी खबर पर बनी हुई है। रंजना, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई और भी तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बीजेपी ने जो आज सूची अपनी जारी की है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, घोसी की सीट के लिए प्रत्याशी जारी किया। प्रत्याशी के रूप में हरिनारायण राजभर को घोषित किया बीजेपी ने अपना प्रत्याशी। और इस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी इस पे एक बयान दे चुके हैं जब ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी जताई थी कि घोसी की सीट प्रपोज किया गया था प्रकाश राजभर को के लिए। उनको कहा गया था कि बीजेपी के सिंबल पे वो उनके बेटे को टिकट देने के लिए बीजेपी तैयार थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी पार्टी की सूची जारी कर दी। तो इसके बाद से अब हम कहेंगे कि बीजेपी ने आज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर एक तरफ नाराजगी दिखा रहे थे, दूसरी तरफ आज घोसी की सीट पे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हरिनारायण राजभर जो कि वहाँ के सांसद थे पिछली बार, उन्हीं को टिकट दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर से लोकसभा चुनाव में अब बिल्कुल बीजेपी अपने आप को अलग कर ली, उनसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब विधानसभा में वो भले ही मंत्री हैं, गठबंधन
है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सामने आया है, रणनीति सामने आई है, उसके हिसाब से वो प्रकाश राजभर का रास्ता अलग हो चुका है और बीजेपी का रास्ता अलग हो चुका है। क्योंकि घोसी की सीट पे सबको उम्मीद थी कि वो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने प्रपोज किया था तो वो हामी बनेंगे, लेकिन आज जब ये सूची जारी हुई और उसमें हरिनारायण राजभर का नाम आ गया, तो एक तरह से कहा जाएगा कि दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण प्रचार खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को सियासी इम्तिहान से गुजरना है। प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां गठबंधन के तहत 9 सीटों पर सपा मैदान में है और महज 1 सीट पर बसपा चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर जीतने में सफलता हासिल कर चुकी है और 3 सीटें सपा को मिली थीं। इस बार के सियासी संग्राम में सपा बसपा आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस दौर में सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। इधर खबर यह भी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये बात वायनाड में मीडिया से खुद प्रियंका ने कही, लेकिन बीजेपी प्रियंका को किसी तरह की चुनौती नहीं मान रही। क्या काशी के कुरुक्षेत्र में महासंग्राम होने वाला है? क्या अजय लगने वाली पीएम मोदी की वाराणसी में कांग्रेस उलटफेर की संभावनाएं तलाश रही हैं? ये सवाल आज देश के सबसे बड़े सूबे की फिजाओं में तैर रहे हैं। दरअसल वायनाड पहुंची प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में चुनौती देने का इशारा किया तो देश भर में नए सियासी समीकरण के कयास लगने शुरू हो गए। Will you be contesting from Varanasi? Any decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. प्रियंका के इस बयान से 2 दिन पहले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका की बात कही थी। प्रियंका गांधी जी एक फाइटर महिला हैं। अमेठी के लोग तो उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी ने झूठ बेचा, बनारस को उन्होंने 5 साल पीछे किया। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती हैं और अमेठी के लोग भी चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी प्रियंका को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। ये तीसरा लोकसभा चुनाव है उनके लिए। 2 लोकसभा चुनाव में पहले भी प्रचार कर चुके हैं। तो आज वो चमत्कार बोलते, मुझे चमत्कार नहीं दिखता। वो बोलते तूफान आने वाला है और तूफान छोड़ हवा तक नहीं चलती है। तो ये मीडिया का ट्रायल अच्छा होता है उनका। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वाराणसी के रण में इंदिरा की पोती उतरी तो ये रण रोचक जरूर हो जाएगा और प्रियंका की दावेदारी से कांग्रेस आर्मी का जोश और भी हाई हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर बीच मझधार में चुनाव पहुंच गया है और इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया, जिससे बढ़ती गर्मी के बीच सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन वो राजनीति का बहाना बन गई, क्योंकि अखिलेश सरकार ने उस जमीन पर नहीं उतरने दिया था जिस सरजमी से योगी आदित्यनाथ ने जय के समर्थन में हुंकार भरी और आजम खान के बहाने मायावती और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। इस रैली के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भगवान राम ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे लोक निंदा से डरता हूं। पता नहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के इन नेताओं को लोक निंदा का भय है या नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के साथ मंच शेयर करना और उसके लिए वोट मांगना, क्या ये आधी आबादी का अपमान नहीं है? जिस शहर रामपुर के नाम में ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ का प्रतिनिधि अगर किसी स्त्री के सम्मान की चिंता नहीं करता तो ये निश्चित तौर पर कलंक की बात है। अकेली जयाप्रदा जी की बात नहीं है। आजम खान ने पूरी नारी जाति का अपमान किया और रामपुर इसका जोरदार जवाब देगा। बात कुछ भी हो, लेकिन वायनाड की धरती पर राहुल के रोड शो में दिखे चांद सितारे वाले झंडे सीएम को आज भी खटक रहे हैं।
यही कारण है कि लखीमपुर खीरी की धरती से राहुल गांधी की आस्था पर चोट करने के लिए मुस्लिम लीग के झंडों को बहाना बना लिया। श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर मंदिर मंदिर जाकर के अपने को जनेऊ दिखा करके हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बाहर केरल में जाते हैं तो वहाँ पर हरा झंडा, चांद सितारे का झंडा लेकर के अपनी नैया पार लगाने के लिए गुहार लगाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे जिन कामों को योगी आदित्यनाथ गिनाते हैं, उन्हीं कामों के बहाने अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो किया वो हमने किया, लेकिन इस सरकार ने लोगों को परेशान किया। जैसे गांव में जानवर को गला घोंटू बीमारी हो जाती है, गांव वाले जानते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को काम रोको बीमारी है। कहीं काम चल रहा होगा वो रोक देंगे, कहीं काम चल रहा होगा वो रोक देंगे, और इन गरीबों का सब छीन लिया, पेंशन छीन ली, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल बर्बाद करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ा जनता इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव को अपने कामों पर गुमान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन को महिला सम्मान के साथ ही आतंकियों के मददगार के तौर पर भी निशाना बनाया। साथ ही मुस्लिम लीग के झंडे में पाकिस्तान का रंग देखने वाले योगी आदित्यनाथ राहुल की आस्था को भी निशाना बनाने से नहीं चूके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदोई के सवाईसपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, जहां उन्होंने विरोधियों पर चुन चुनकर हमला किया। उन्होंने आतंकवाद को बहाना बनाकर कांग्रेस और एसपी पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने कहा कि बैन के बाद मैंने बजरंगबली के दरबार पर गया तो एसपी बीएसपी को दर्द होने लगा। मैंने बजरंगबली का नाम जो लिया तो आपने देखा होगा कि इतना चिल्लाहट हो गया है सपा बसपा कांग्रेस में। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिनों के लिए मुझ पर प्रतिबंध लगाया, तो मैंने कहा प्रतिबंध लगाओ, मैं तो जगह जगह बजरंगबली के मंदिर में ही जाकर के जय श्री राम का ही नारा लगा। जो लोग कल तक कहते थे कि हम राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं करते, वे भी अब कहने लग गए हैं बजरंगबली की ताकत को देख करके कि हम भी तो बजरंगबली के ही भक्त हैं। इस बार के चुनाव में विवादित बोलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मचना तय है। सियासी समर में डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद हर पार्टी के कुछ नेताओं का माइक देखकर मन मचल ही जाता है। बयान बहादुरों में आज बारी थी यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की। गोंडा में मंत्री साहिबा सुर्खियां पाने के लिए गठबंधन पर हमला करते करते बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे बैठी। काम नहीं बोलता है, तुम्हारा कारनामा बोलता है, और अगर काम बोलता तो फिर हाथी का गोबर उठाने की तुमको जरूरत क्या पड़े। अगर काम बोलता था तो हाथी का गोबर उठाने की क्या आवश्यकता थी भाई। गोबर लिए घूम रहे हो, जगह जगह ऊपर सर पर रख रहे हो, उसको बड़ा इज्जत देने का काम कर रहे हो, मंच पर बैठाने का। एक बयान से अखिलेश यादव और मायावती दोनों पर निशाना साधने वाली मंत्री जी की गोबर पॉलिटिक्स पर विपक्ष हमलावर है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना अब सियासत की रवायत बन चुकी है, जिससे छोटा बड़ा कोई भी दल अछूता नहीं। गोंडा से न्यूज 18 के लिए देवमणि की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के संभल में शुक्रवार को दिए गए बयान की रिपोर्ट यूपी निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। अब भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में आगे जरूरी एक्शन लेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बाबर की औलाद कहा था, जिस पर आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगकर उसे भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। वहीं बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य के विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत नेचुरल थी या फिर हत्या की गई थी, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवाद में रोहित की हत्या की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। आज रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने कहा कि रोहित और उसकी पत्नी में सब कुछ ठीक नहीं था। रोहित की मां के इस खुलासे की वजह से शक की सुई अब उसकी पत्नी की ओर घूम चुकी है।
श्रीलंका आज सीरियल ब्लास्ट से दहल गया है। श्रीलंका के चर्चों और होटलों में 8 धमाके हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रविवार को दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर का त्योहार मना रहे थे। उसी दिन श्रीलंका के चर्चों और होटलों में खून की होली खेली गई। रविवार को श्रीलंका के कोलंबो शहर में 3 चर्च और 3 होटलों समेत 8 जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए। धमाके के वक्त चर्च में ईस्टर की प्रार्थना सभा चल रही थी। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि इन सिलसिलेवार धमाकों में 400 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ब्लास्ट में मरने वालों में 35 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन धमाकों में मारे गए लोगों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।